सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आपके समक्ष वर्ण विचार के दूसरे वीडियो के साथ अर्थात दूसरे मॉड्यूल के साथ पुनः उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए हम लोग वर्ण के उपभेदों के बारे में जानते हैं। हमने कल इसके पहले पढ़ा था वर्ण के कितने भेद हैं। वर्ण के मुख्यतः दो भेद थे, स्वर और व्यंजन। स्वर के बारे में हमने पढ़ा था। स्वर के कितने भेद हैं? स्वर किसे कहते हैं? ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण स्वतंत्र रूप से होते हैं या जिनको और वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उसे हम स्वर कहते हैं। स्वर के मुख्यतः तीन भेद बताए गए थे, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब हम व्यंजन की तरफ बढ़ेंगे। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन वर्ण क्या है? व्यंजन क्या है? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र नहीं होता है, उन्हें बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उसी को हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन हैं, जैसे क, च, ट, त, प इत्यादि, यानी क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, थ, द, ध, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, ये सब या, रा, ला, वा, बड़ा सा, खष्टी सा, छोटा सा, ह, छ, त्र, ज्ञ, स्र, ये सब मिला करके कितने हैं? 33 वर्ण हैं। अब हम इन वर्णों के बारे में जानेंगे कि व्यंजन के और कितने भेद हैं इत्यादि के बारे में। चलिए, तो जब तक व्यंजनों में स्वर नहीं जुड़ते तब तक इनके नीचे क्या लगा रहता है? हलंत लगा रहता है। इनकी अर्धवर्ण कहलाते हैं, जैसे क, च, छ, ज, झ इत्यादि। देखिए सब में क्या है? नीचे हलंत लगा हुआ है। लेकिन अगर इसको पूर्ण करना है तो सब में आ लगाएंगे अर्थात स्वर लगाएंगे। और व्यंजन आप जानते हैं कि हमेशा स्वर की सहायता से बोला जाता है। तो व्यंजन वर्ण कौन से वर्ण हैं? व्यंजन वर्ण वे वर्ण हैं जो स्वर की हमेशा सहायता से बोले जाते हैं। ऐसे वर्णों को हम व्यंजन कहते हैं। अब कमल है, कम का कैसे पूर्ण होगा? आ लगाएंगे तब। या हम कह दें कवि का तो पूर्ण होगा किसे? आ से। लेकिन वाह कैसे पूर्ण होगा? छोटी ई से। तो व्यंजन की सहायता से पूर्ण हो रहा, स्वर की सहायता से पूर्ण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो व्यंजन क्या होता है? जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। चलिए अब हम व्यंजन के भेद के बारे में जान लेते हैं। व्यंजन के 4 प्रकार होते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन और चौथा है संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या है? वे व्यंजन जो जिनके उच्चारण करते समय हमारे मुख के विभिन्न अंगों को हमारी जीवा क्या करती है? स्पर्श करती है, उसी को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन वह व्यंजन होता है जब हम किसी वर्ण को उच्चारित कैसे करते हैं? अंदर से जैसे खींच करके, अंत माने जो हमारे अंदर स्थित, माने स्थित है, जो हमारे अंदर स्थित उसको हम खींच करके बाहर निकालते हैं, उसी को हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तीसरा है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या है? ऊष्म व्यंजन वह व्यंजन होता है जिसके उच्चारण में जैसे घर्षण, रगड़, ऊर्जा जैसी पैदा होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और चौथा है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या है? संयुक्त व्यंजन में क्या होता है? दो व्यंजन आपस में जुड़े होते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्पर्श व्यंजन के बारे में जान लेते हैं अच्छी तरीके से। स्पर्श व्यंजन क्या है? स्पर्श का अर्थ होता है छूना। स्पर्श का क्या अर्थ होता है? छूना। ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जीभ, कंठ, तालु, मूर्धा, दांत अथवा होंठ का स्पर्श करती है, उन्हीं को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। कंठ आप जानते हैं किसे कहते हैं? जो हमारे गले में गड्ढा टाइप में होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? कंठ कहते हैं। तालु हमारे जिह्वा के ऊपरी और निचली भाग को हम क्या कहते हैं? तालु कहते हैं। और मूर्धा क्या है? मूर्धा ये हमारी जो जिह्वा का जो मतलब आखिरी भाग है, एकदम जड़, वहाँ से और कंठ के बीच का जो भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? मूर्धा कहते हैं। और इसमें क्या होता है? जिह्वा हमारी थोड़ा सा, इनके उच्चारण में हमारी जिह्वा थोड़ा सा मुड़ती है। और दांत आप देख ही रहे हैं, आपके मुख में 32 दांत हैं, किसी किसी में भी कम होंगे, तो बड़े होने पर वो पूरे हो जाएंगे। अथवा होंठ आप जान ही रहे हैं, इनका उच्चारण हमारी जिह्वा करती है। किसके लिए? जब स्पर्श व्यंजन का हम उच्चारण करते हैं, उन्हीं को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। कुल 33 व्यंजनों में 25 स्पर्श व्यंजन है। कितने स्पर्श व्यंजन हैं? 25। इन्हें 5 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन है? कु, चू, टू, तू, पू। कु माने का वर्ग, और का वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? देखो क, ख, ग, घ, अंग। चू में चा वर्ग, चा वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। टू वर्ग में, टू में टा वर्ग, टा में क्या होता है? ट, ठ, ड, ढ, अड़ा। टू
तू, तू में क्या है ता था दा धा ना, और पू, पू में क्या है पा फा बा भा मा। ये क्या है सभी अस्पर्श व्यंजन हैं। इनके उच्चारण में हमारी जिह्वा विभिन्न भागों को, कंठ को, तालु को, मूर्धा को, दांत को, होठ को स्पर्श करते हुए ही आगे बढ़ती है, यानी कि तभी इनका उच्चारण सही ढंग से होता है, अन्यथा इनका हम सही ढंग से उच्चारण नहीं कर सकते। जैसे हम ता बोलना है, तकली, तो ता में देखिए हमारी जिह्वा दांत को स्पर्श कर रही नहीं कर रही है। बिना आप ता से स्पर्श कराए जिह्वा को आप उच्चारण उसका कर ही नहीं सकते। अब दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या है? अंतस्थ व्यंजन, अंतः का मतलब होता है भीतर, अंतः का मतलब क्या होता है भीतर, और क्या ऐसे व्यंजन जो उच्चारण करते समय हमारे मुख के भीतर ही रह जाते हैं, उन्हीं को हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। कुल 33 व्यंजनों में 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, य, र, ल और व। देखिए आप इनको उच्चारण करें, या, देखिए हमारा पेट कुछ अंदर की तरफ जा रहा है ना, नहीं, र, उसमें देखिए हमारा पेट जा रहा है, ल, इसमें भी पेट अंदर जा रहा है, वाह, यानी जैसे लग रहा है अंदर से हम उसको खींच करके क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजनों का उच्चारण स्वर तथा व्यंजनों के मध्य का सा होता है, यानी स्वर और व्यंजन के बीच में होता है। अंतस्थ व्यंजन का उच्चारण के समय जिह्वा मुख के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती। इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओंठों के परस्पर सटाने से होता है, यानी सबके तालु, जीभ, दांत, ओठ इन सब का स्पर्श कराएंगे तभी जाकर के इसका हम उच्चारण कर सकते हैं। किंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता है, होता है स्पर्श लेकिन पूर्णतः स्पर्श नहीं होता। ये अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है, या, र, ल और व। तीसरा है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या है? ऊष्म व्यंजन वह व्यंजन होता है जिसमें क्या होता है, जिसके उच्चारण में हमारी जिह्वा को जैसे रगड़ सी पैदा होती है, हवा कुछ गर्म करके निकलती है बाहर, अंदर से बाहर। जैसा कि हम जानते हैं कि ऊष्म का अर्थ होता है गर्म होता है, और ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय वायु मुख से रगड़ खाकर ऊष्मा पैदा करती है, यानी उच्चारण के समय मुखों से गर्म हवा निकलती है। वायु मुख से रगड़ खाकर ऊष्मा पैदा करती है, यानी उच्चारण के समय मुख से हवा गर्म निकलती है। उस व्यंजन 4 होते हैं, श, श, स और ह। देखिए सबका उच्चारण आप करेंगे श, बड़ा श है। फिर दूसरा क्या है, श, मूर्धन्य श है। तीसरा क्या है, श, ये दंती श है, और ह। इन सब का उच्चारण जैसे आप देखिए रगड़ पैदा हो रही नहीं, श, 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 रगड़ हो रही ना जिह्वा से, तो ऐसी ऊर्जा भी रगड़ती हुई निकल रही है, तो ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। यानी जैसे कुछ घर्षण, कुछ ऊर्जा सी लगती है, ऊष्मा सी उत्पन्न हुई लगती है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। चौथा है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या है? ऐसे व्यंजन जो 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं, वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 4 संयुक्त व्यंजन हैं। कौन कौन है? छ, त्र, ज्ञ और श्र। छ कैसे बना है अभी देख लीजिए आप। क में नीचे हलंत है, खष्टी सा में भी आप हलंत लगा सकते हो, लगा लीजिए, इसमें बाय मिस्टेक नहीं लगा है, आप लोग लगा लीजिए। श में भी हलंत, और फिर आ देखो आ में हलंत लगा, क्योंकि आ हमेशा ये क्या है, स्वर है, और स्वर हमेशा व्यंजन की सहायता करता है, ना कि वह किसी की सहायता लेता है। तो छ कैसे बोला जा रहा है? ये व्यंजन तो है ही इसमें, और स्वर की सहायता से बोला जा रहा है। तो छ कैसे बना? क, श और अ से छ बना। त्रा कैसे बना? त्रा में देखिए 2 वर्ण हैं, त और र, त्र, अ, त्रा बन गया। ज और य से ज्ञ बन गया आपका, स और रा से स्रा बन गया। तो ये जो वर्ण है ये 2 वर्णों के मेल से बने हुए हैं, या 2 से अधिक व्यंजनों स्वर को लेकर के 3 वर्ण हो जा रहे हैं। तो इस प्रकार इन वर्णों के मिलने से ये क्या है, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त मतलब होता है जुड़ा होना। तो जुड़े हैं कि नहीं कई वर्ण इसमें आपस में जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं। तो यह कौन सा वर्ण कहलाएगा? संयुक्त व्यंजन कहलाएगा। तो आप लोग समझ गए। अब दूसरा हमने एक चीज बताया था, अंग और अह। अंग और अह क्या है? ये दोनों अयोगवाह ध्वनियाँ। अयोगवाह क्या होता है? जो ना स्वर हो ना व्यंजन हो, ऐसे वर्ण क्या कहलाते हैं? अयोगवाह कहलाते हैं। ये अंग और अह यानी जिसको अनुस्वार और नासिक कहते हैं, ये ना स्वर हैं और ना ही व्यंजन है। ठीक, आप सबको समझ में आ गया होगा, हमें उम्मीद है। अब हम आगे बढ़ते हैं। उच्चारण के अंगों के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, कि उच्चारण के आधार पर हम कैसे कह सकते हैं कि ये वर्ण है। जैसे पहला है कंठ से कैसे किन किन वर्णों का उच्चारण होता है। अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, एक सूत्र है संस्कृत का, अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, यानी अ कु माने क ख ग घ अंग और ह, अकुह यानी ह का, इन सब का उच्चारण स्थान क्या माना जाता है? कंठ माना जाता है। दूसरा तालु क्या है?
तालु में क्या हो, इचू यशा नाम तालु, ई चा छा जा। देखिए तालु का स्पर्श हमारी जिह्वा कर रही नहीं कर रही है? हाँ कर रही है, तभी हम इसका उच्चारण कर सकते हैं, तालु से उच्चारण स्थान होगा। तीसरा है मूर्धन्य। मूर्धन्य कठोर तालु के आगे भाग, यानी कि ट ठ ड ढ ड़, ऋतु रखाणाम, री ट ठ ड ढ, ऋतु रसाणाम, खष्टिशा, इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा। इसमें जिह्वा हमारी थोड़ा सा मुड़ती है, जैसे ट, देखिए हमारी जिह्वा मुड़ रही नहीं मुड़ रही, ठ जिह्वा हमारी कुछ मुड़ रही नहीं पीछे की तरफ। हाँ तो ये क्या है? मूर्धन्य वर्ण है, यह मूर्धन्य, ये मूर्धा से उच्चारण होने वाले वर्ण है। तीसरा है, चौथा है दंत, यानी कि लृ तुलसा नाम दंता है, यानी लृ, यानी ये संस्कृत का वर्ण है लृ, तो ला ता था दा धा न, इन सब का उच्चारण स्थान क्या है? दांत है। जैसे ला ता था, देखिए दांत से स्पर्श हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। वर्ष यानी दांतों के मूल से, श ज र ल, इनका दांतों के मूल से उच्चारण करेंगे तभी शुद्ध उच्चारण हो सकता है। ओष्ठ दोनों होठों से, पा फा बा भा मा, देखिए पा पा, देखिए ओठ हमारे स्पर्श कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? तो ये ओष्ठ से, बिना ओष्ठ के उच्चारण के आप पा का उच्चारण करके बता दीजिए, मैं वीर आपको मान जाऊँ। तो कहने का हमारा आशय यह है कि जब होठों से स्पर्श हो तो ओठ स्थान वाले उनके, अब इनका अगर आपसे पूछा जाए कि पावर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप क्या बताएंगे? ओष्ठ है। दंतोष्ठ यानी जिनका निचले ओंठ और ऊपरी दांतों से भी हो, वा और फा ये दोनों वर्ण क्या हैं? दांतोष्ठ से। स्वर यंत्र से, हा यानी वही कंठ, इनसे उच्चारण स्थान किसका है? हा का, ये स्वर यंत्र से होता है। और पंचम जो वर्ण होते हैं, यानी कि यमंगणनम, इया मा अंगा अड़ा ना मा, इन सब का उच्चारण स्थान क्या है? नासिका। नासिका माने हमारी नाक, हमारी नाक ही क्या है? इन सब का। देखिए अंगा, मा, इया, न हो रहा है नहीं नाक से, तो जब तक आप नाक का प्रयोग नहीं करेंगे सही से इनका उच्चारण नहीं होगा। तो आज बस इतना ही, हम आपसे अपनी एक नई वीडियो के साथ पुनः मिलेंगे। आज वर्ण विचार का पाठ्यक्रम समाप्त होता है, अब हम आपको सद्विचार की वीडियो के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।